हाँ, बस कुछ देर और फिर वो चमक मेरे सामने होगी जिसका मैंने बरसों से इंतजार किया है। तभी अचानक तालाब के बीचों बीच पानी में हलचल होने लगी। पानी को चीरती हुई हीरों से जड़ी एक विशाल गुफा धीरे धीरे उभरने लगी। वाह 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 वाह, हीरो से भरी गुफा आखिरकार मेरे सामने आ ही गई। ये बेशकीमती हीरे अब मेरे होंगे। मुझे ये चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में। कबीर बिना कुछ सोचे समझे तालाब के पानी में कूद पड़ा और तैरते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचने वाला था, गुफा अचानक पीछे खिसकने लगी और वहां एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। ठहर जा लालची इंसान, इतनी आसानी से ये हीरे तुझे नहीं मिलेंगे। अगर इन्हें पाना है तो तुझे पहले वो चीज लानी होगी जो इन हीरों को पाने की पहली शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे बताओ, मैं क्या लेकर आऊं, बताओ मुझे। वो तुझे खुद पता लगाना होगा, पर याद रख, अगर अगली बार तू यहाँ खाली हाथ आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। इतना कहते ही वो हीरों की गुफा अचानक पानी के अंदर गायब हो जाती है। नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। आखिर वो शर्त क्या है? मुझे उन हीरो को हासिल करना होगा। मुझे उन्हें हासिल करना होगा, चाहे जो हो जाए, हासिल करना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में मायरा अपनी बूढ़ी माँ सुषमा के साथ रहती थी। दिन प्रतिदिन सुषमा की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। माँ, क्या हो गया है? आपकी हालत सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा? देखो बेटी, मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा दिन तक जी पाऊंगी, क्योंकि ये बीमारी सालों साल बढ़ती ही जा रही है। मैं तुम्हें एक आखिरी चीज देना चाहती हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो वो चीज हमेशा अपने पास रखना। फिर सुषमा लड़खड़ाते हुए उठी और अपने एक लकड़ी के संदूक से एक बेशकीमती हार निकालकर मायरा के हाथ में रख दिया। माँ, ये क्या? इतना बेशकीमती हार भला आपके पास कहाँ से आया? आपने तो कभी नहीं बताया कि आपके पास इतना कीमती हार है। देखो बेटी, ये हार कोई साधारण हार नहीं है। ये बहुत ही कीमती हार है और इसे अपने पास हमेशा संभाल कर रखना। ध्यान रखना, इसे कभी किसी को मत दिखाना और ना ही इसे बेचने का कभी लालच करना। पर माँ, आपकी हालत तो बहुत खराब है और ऐसे में हमें धन की आवश्यकता है। हम ये हार बेचकर आपका अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। नहीं बेटी, मैं मर जाऊं तो ठीक है, लेकिन ये हार नहीं बेच सकती। ये हार तुम्हारी अमानत है। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। सुषमा इतना कहकर बैठ गई। परेशान मायरा घर से निकल पड़ी और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर माँ ऐसा क्यों कह रही है? आखिर उस हार में ऐसा क्या है जो वो उसे बेचने को तैयार नहीं है? कुछ तो बात है उस हार में जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझे उसका सच पता करना ही होगा। मायरा परेशान हो रही थी कि तभी दूर खड़ा कबीर ये दृश्य देख रहा था। यही सही मौका है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और फिर मैंने जो सोचा है वो भी पूरा हो जाएगा। कबीर मायरा के पास आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, यही तो मैं पूछने वाला था मायरा कि तुम यहाँ सुनसान जंगल में बैठकर भला रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ। मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, बताओ क्या हो गया? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते।
बस मैं ऐसे ही परेशान हूँ। अरे देखो भाई, हम इंसान हैं, हमारे पास परेशानियों की कोई कमी नहीं है, पर क्या करें, हमें अपने दुख को किनारे रखकर अपना जीवन तो जीना ही पड़ेगा, है ना। चलो तुम ये सब बातें छोड़ो और एक जगह चलो, जहां तुम जाओगी तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगी। बहुत बढ़िया जगह है, चलो। ऐसी कौन सी जगह है? फिर वही बात, कहाँ क्यों ये सब ना पूछो, बस थोड़ी दूर पे है, चलो, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ। कबीर मायरा को एक फूलों के बगीचे में ले आया, जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। अरे, हमारे इस जंगल में इतना सुंदर फूलों का बगीचा था और मुझे इतने दिनों से पता ही नहीं था। क्यों नहीं, अरे तुम जब भी उदास हो जाया करो ना, तो इन्हीं फूलों के बगीचे में आ जाया करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, देखो। सच में तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी खुशी के बारे में इतना सोच रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा इतना ध्यान रखा। अब मुझे चलना चाहिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर मायरा वहाँ से चली जाती है और कबीर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दोनों की धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती बन जाती है। एक दिन मायरा रोज की तरह उस बगीचे में आकर बैठी होती है। इतना वक्त हो गया, अभी तक कबीर क्यों नहीं आया? मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हर वक्त मुझे कबीर की यादें क्यों सताने लगती हैं। आखिर हम दोनों के बीच ये अजीब सा रिश्ता क्या है? कहीं मुझे कबीर से प्रेम तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भला कबीर से प्रेम कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मायरा परेशान हो रही होती है कि इतने में कबीर वहाँ आ जाता है। अरे 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 मायरा, क्या बात है भाई, तुम फिर से बड़ी परेशान लग रही हो, ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हें आने में आज बहुत वक्त लग गया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ओहो, देखो, हम दोनों इतने वक्त से मिल रहे हैं और अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूँ। तुम ना दिल की बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम जैसी लड़की की ही तलाश कर रहा था। मायरा, मैं तुमसे ना सच्चा प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बताओ, देखो, मना मत करना, बोलो बोलो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मेरी माँ बीमार रहती है। मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। मैं इस हालत में अपनी माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ओफो, देखो, इसका उत्तर मेरे पास है। हम एक जगह चलते हैं। मैंने एक हीरों की गुफा के बारे में सुना है, जहां ना बहुत सारे हीरे हैं। हाँ, अगर हम उन हीरों की गुफा में गए और वहां से ढेर सारे हीरे ले आए ना, अरे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। फिर तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी और हम दोनों शादी करके अपना एक खुशीपूर्वक जीवन जी सकते हैं। फिर कोई समस्या ही नहीं होगी। क्या कहती हो? नहीं, ये गलत है। हाँ, सही गलत, देखो, जिससे हमारी जिंदगी सुधर रही है वो गलत नहीं, सही है। चलो ना बाबा, चलते हैं, चलो चलो भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मायरा ना चाहते हुए भी कबीर के साथ चली जाती है। दोनों चलते हुए उसी तालाब के पास पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते तालाब के बीचों बीच वो हीरो की गुफा उभरने लगती है। ये क्या? तालाब के बीचों बीच हीरे की गुफा? मैंने तो अपने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ मायरा, मेरे गुरुदेव ने इसके बारे में बताया था। चलो हम जल्दी से इस गुफा में जाकर ये सारे हीरे लेकर वापस चले आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आना। ठीक है, चलो, अगर यही किस्मत को मंजूर है तो हम जरूर चलेंगे। दोनों उस तालाब में उतर जाते हैं और जैसे ही उस हीरे की गुफा के पास पहुंचते हैं, कबीर उसे गुफा के अंदर लेकर जाने लगता है। कबीर, मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें इस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें वापस जाना चाहिए।
मैं हूं ना, डरो मत मायरा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बताओ, मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल सकता हूँ क्या? पगली कहीं की। चलो आओ तो सही, देखना आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। संभल के संभल के। वो लोग थोड़ा ही आगे पहुंचे। पूरा रास्ता हीरों की चमक से जगमगा रहा था। अरे, यहाँ तो सच में हीरों से जड़ी हुई पूरी दीवार है और इतने सारे हीरे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ मायरा, अब तुम इसी गुफा में थोड़ी देर रहो, मैं बस जल्दी से आता हूँ। कबीर जैसे ही गुफा के बाहर निकला, अचानक गुफा का द्वार तेजी से बंद होने लगा। नहीं, नहीं कबीर, ये क्या हो रहा है? गुफा का द्वार क्यों बंद हो रहा है? कबीर रुको, मुझे भी इस गुफा से बाहर आना है। कबीर। हाँ, अब तुम इस गुफा से बाहर कभी नहीं निकल सकती मायरा। मैंने जो सोचा था वो अब पूरा होने वाला है। तुम ही वो शर्त थी जिसे यहाँ छोड़कर मुझे ये हीरे मिलने थे। कबीर के इतना कहते ही गुफा का द्वार पूरी तरह बंद हो गया। मायरा अंदर चीखती चिल्लाती रह गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इस गुफा में कैद हो गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आगे जाकर देखना चाहिए, शायद कोई तो रास्ता मिलेगा। मायरा परेशान होकर गुफा के अंदर जाने लगी। तभी उसे एक मूर्ति दिखाई दी। वो मूर्ति बिल्कुल सजीव लग रही थी और उसके गले में वही हार लगा था जो उसे सुषमा ने दिया था। ये क्या? ये तो वही हार है जो माँ ने मुझे दिया था। पर वो हार तो घर पर है, फिर उस मूर्ति के गले में बिल्कुल वैसा ही हार। ये क्या हो रहा है? आखिर वो हार यहाँ कैसे आ सकता है? मायरा घबराकर जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाती है, अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। वो पत्थर की मूर्ति एक सुंदर रानी के रूप में बदल जाती है। तुम कौन हो? अभी तो तुम एक मूर्ति थी और अचानक इंसान कैसे बन गई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर तुम आ गई बेटी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगी और मुझे इस शाप से आजाद करोगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो गांव में है। वो तुम्हारी माँ नहीं है बेटी, तुम्हारी असली माँ मैं हूँ। आखिर आप कौन हैं? मैं एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की रानी मेनका थी और राजा सूर्य नारायण की पत्नी। विक्रमगढ़ राज्य में राजा सूर्य नारायण रानी मेनका के साथ खुशी खुशी शासन करते थे, लेकिन उसी महल में रहने वाला रघुवीर प्रताप रानी को बुरी दृष्टि से देखता था। बस बहुत हो गया। मैं पूरे 35 साल से इस राज्य की सेवा करते करते थक गया हूँ, लेकिन इस गरीबी वाले जीवन से मुझे छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। अब मुझे किसी तरह से इस राज्य का राजा बनना है और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। इतना कहकर रघुवीर प्रताप सीधे रानी मेनका के पास जाकर खड़ा हो गया। रघुवीर प्रताप, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? महारानी जी की जय हो। अब क्या बताऊं महारानी, आपकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा है रानी। ज़बान संभाल कर बात करो रघुवीर प्रताप। तुम इस महल के एक मामूली से सेवक हो। क्षमा चाहूंगा रानी। मतलब महारानी, आपको नहीं पता, महाराज इस वक्त किसी और राजकुमारी से बहुत प्रेम करते हैं। और मैंने सुना है कि कुछ ही दिनों में वो उनसे विवाह करने वाले हैं। ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? महाराज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अब देखिए महारानी, मैं ठहरा आपका शुभ चिंतक और इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। महाराज से ज्यादा मुझे आपकी चिंता हो रही है। अगर आप अपनी राजगद्दी बचाना चाहती हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। फिर रघुवीर प्रताप वहां से चला जाता है
और रानी मेनका गहरी सोच में डूब जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं महाराज से इतना प्रेम करती हूँ और महाराज मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा देने की सोच रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे खुद सब कुछ पता लगाना होगा। रानी मेनका परेशान होकर महाराज के कक्ष की ओर बढ़ गईं। वहां महाराज अपने मंत्री के साथ किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। जैसे ही मेनका अंदर कदम रखती हैं, दोनों अचानक चुप हो जाते हैं। क्या हो गया महाराज? आप मुझे देखकर इस तरह खामोश क्यों हो गए? मंत्री जी, आप जाइए, हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। मंत्री के बाहर जाते ही रानी मेनका महाराज के करीब आईं। उसकी आंखों में शक और दर्द साफ दिख रहा था। ऐसी क्या बात थी महाराज जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? देखिए महारानी, हर बात आपसे बताई नहीं जाती। राज्य के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हमें अकेले और गुप्त रूप से स्वयं ही लेने पड़ते हैं। आप इन मामलों से थोड़ा दूर ही रहें तो ये आपके लिए और इस राज्य के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। राजा सूर्यदेव इतना कहकर कक्ष से बाहर निकल गए। रानी मेनका वहीं खड़ी रह गई। महाराज ने आज से पहले तो इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। क्या रघुवीर प्रताप जो कह रहा था वो सच है? महाराज मेरी जगह किसी और रानी को लाने वाले हैं। क्या मंत्री से इसी विषय पर चर्चा हो रही थी? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रघुवीर प्रताप हर वक्त रानी मेनका के कान में महाराज के खिलाफ जहर घोलता रहता। एक दिन वो फिर रानी के पास आकर खड़ा हो गया। महारानी, आपको पता है महाराज आज ही राजकुमारी विशाखा से मिलने पड़ोस के राज्य जाने वाले हैं। पर महाराज ने तो मुझे नहीं बताया कि आज वो पड़ोस के राज्य जाने वाले हैं। महारानी, आखिर वो आपको क्यों बताएंगे? वो आपके लिए सौतन लाने जा रहे हैं तो क्या आपको बता के जाएंगे क्या? सोचिए। नहीं, बस बहुत हो गया। मैं इतने दिनों से ये सब देख रही हूँ, लेकिन आज मैं कोई ना कोई फैसला लेकर ही रहूंगी। रघुवीर प्रताप, तुम मेरी जितनी फिक्र करते हो, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा है, लेकिन एक महाराज हैं जिनकी बच्ची की मैं माँ बन गई हूँ, पर वो मेरे सगे नहीं हो सके। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रानी मेनका गुस्से में वहां से निकल जाती हैं। रघुवीर प्रताप के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ महाराज सूर्यदेव अपने कक्ष में यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तभी रानी मेनका वहां पहुंचती हैं। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अगर मैंने रानी को बता दिया कि मैं दुश्मन राज्य से संधि के लिए जा रहा हूं, तो महारानी खामखा हमारी फिक्र करेंगी और फिर वो हमारी राजकुमारी का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाएंगी। नहीं 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 नहीं, मैं रानी को ये बात अभी नहीं बता सकता। क्या हो गया? आप किस बारे में सोच रहे हैं? देखिए रानी, बात ऐसी है कि वक्त आने पे हम आपको सब कुछ बता देंगे। बस अभी हमें जल्दी निकलना है। आप हम पर विश्वास बनाए रखिए, ठीक है? फिर सूर्यदेव जैसे ही जाने लगे, रानी गुस्से में पास रखा फूलों का गुलदस्ता उठाकर राजा के सिर पर मारती हैं। राजा सूर्यदेव लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ते हैं। रानी, ये तुमने क्या किया? तुमने हमें क्यों मारा? मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ महाराज कि आप दूसरे राज्य की राजकुमारी को यहाँ की महारानी बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया है रानी? आखिर ये तुम किस गलतफहमी का शिकार हो गई हो? हम वहां नहीं जा रहे थे। तुमने ये ठीक नहीं किया। इतना कहते ही राजा सूर्यदेव की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं अपनी आखिरी सांस लेते हैं। तभी अंधेरे से निकलकर रघुवीर प्रताप वहां आ जाता है। अरे महारानी, आपने ये क्या किया? आपने महाराज को जान से मार दिया। देखा, महाराज मुझे धोखा दे रहे थे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ,
पर सौतन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैंने महाराज को मार तो दिया है, लेकिन चलो अब उन्हें ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता न लगे। हम पूरे राज्य में घोषणा करवा देंगे कि महाराज युद्ध में गए थे और वहीं मारे गए। हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं। मुझे आपकी बड़ी फिक्र है और आपने जो भी कदम उठाया है सोच समझ कर ही उठाया होगा। फिर रघुवीर प्रताप और रानी मिलकर राजा सूर्यदेव के शव को महल के ही बगीचे में ले जाते हैं और गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफना देते हैं। रघुवीर प्रताप, तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। तुमने मुझे एक धोखेबाज पति से बचाया और उन्हें ठिकाने लगाने में मेरी मदद भी की। अब मैं इस राज्य की महारानी हूँ और मैंने एक फैसला लिया है। हाँ, कहिए महारानी, बताइए। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों मिलकर राज कर सकें और मेरी बेटी को एक पिता का साया मिल सके। तुम जैसे साथी को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। अब मैं क्या कहूँ, मैं इस योग्य हूँ तो नहीं रानी, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं आपका पति बनने के लिए तैयार हूँ। आपका आदेश सर आँखों पर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रानी मेनका मुस्कुराते हुए महल के अंदर चली गईं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रघुवीर प्रताप बहुत परेशान होकर बैठा था। क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? हाँ, मुझे एक चीज बहुत परेशान कर रही है रानी। क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। फिर रघुवीर प्रताप रानी मेनका को लेकर महल से निकल पड़ा और उसी रहस्यमयी तालाब के पास जा पहुंचा। अचानक पानी में हलचल हुई और तालाब के बीचों बीच हीरों से जड़ी एक विशाल गुफा उभरने लगी। देखो, मैंने अपना सौदा पूरा किया। ले लो, इस रानी को ले लो और इसके बदले मुझे वो बेशकीमती हीरे दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा छल क्यों रघुवीर? तुम्हें तो राजपाट, धन दौलत सब मिल गया था। तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपने पति को भी मार दिया। फिर ये सब क्यों? राजपाट तो मिला है, पर जो पत्नी अपने पति को मार सकती है वो तो कल मुझे भी मार सकती है। मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है रानी। लेकिन मैं तो तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ रघुवीर। तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? ओ प्रेम, ये तो छलावा है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपने प्रेम जाल में फंसाया है ताकि तुम राजा को रास्ते से हटा दो, जो कि तुमने हटा दिया। अब मैं तुम्हें इस गुफा को सौंप दूंगा और ये गुफा बदले में मुझे अपार धन देगी। दया करो रघुवीर, मेरी एक छोटी सी मासूम बेटी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? कम से कम उस बच्ची पर तो तरस खाओ। मुझे छोड़ दो। रानी मेनका फूट फूट कर रोने लगी और रघुवीर के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर उस पत्थर दिल इंसान को जरा भी तरस नहीं आता। अब तो बहुत देर हो चुकी है मेनका। तभी हीरो की गुफा से एक भयानक गर्जना हुई और वो रानी मेनका को अपनी ओर खींचने लगी। मेनका की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन देखते ही देखते गुफा उसे अपने अंदर कैद कर लेती है। गुफा बंद होने के बाद रघुवीर प्रताप बहुत सारे हीरे लेकर राजमहल पहुंचा, जहां दासी सुषमा ये दृश्य देख लेती है। अरे, महारानी भी तो महाराज के साथ गई थी, फिर महारानी क्यों नहीं आई? और महाराज के पास इतना सारा खजाना कहाँ से आया? सुषमा परेशान होती है कि तभी रघुवीर प्रताप वो सारा खजाना लेकर महल के अंदर चला जाता है। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये सब क्या माजरा है और महारानी कहाँ गई? सुषमा छिपकर रघुवीर प्रताप का पीछा करती है और वो एक गुप्त कक्ष में जाता है, जहाँ उसकी पहली पत्नी रूपम और उसका बेटा कबीर पहले से मौजूद थे। मैं बहुत खुश हूँ
कि आप इस इतने बड़े राज्य के राजा बन गए और मुझे यहाँ की रानी बना दिया। अब मेरा बेटा कबीर इस राज्य का राजकुमार बनेगा। हाँ रूपम, मैंने बहुत सारे षड्यंत्र किए और अब बस उस राजकुमारी मायरा को रास्ते से हटाना है। उसके बाद हमें किसी चीज की फिक्र नहीं रहेगी। दीवार के पीछे खड़ी सुषमा ये सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। इन लोगों ने महाराज और महारानी के साथ छल किया और अब उस नन्ही राजकुमारी को मारना चाहते हैं। मुझे उसे बचाना ही होगा। सुषमा भागकर राजकुमारी के कमरे में गई और नन्ही मायरा को अपनी बाहों में लपेट लिया। सुषमा रानी का वो हार भी मायरा के साथ ले लेती